आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं अजय कुमार। आज हम लोग में हम किसी परेशानी या दुविधा को आपके सामने नहीं रखना चाहते, बल्कि आपकी जिंदगी आसान करना चाहते हैं। जी हां, जैसे ही 31 जुलाई या 31 अगस्त की तारीख सामने आती है, उन तमाम लोगों की जिंदगी बहुत मुहाल हो जाती है जिन्हें टैक्स भरना होता है, क्योंकि ये वो तारीखें आमतौर पर होती हैं जब आखिरी तारीख होती है और टैक्स भरने की स्थिति इतनी बुरी होती है कि हम सब लोग या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के चक्कर लगा रहे होते हैं या फिर अपने खाते मिला रहे होते हैं। क्या वाकई में इनकम टैक्स भर पाना इतना मुश्किल है? आइए पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं और फिर हमारे साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी हैं जो आज आपको बताएंगे कि बहुत आसान है, सरल है, बस थोड़ी सी दिक्कत इस बात की है कि हम अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। तो आपके दिमाग के दरवाजे आज खोलेंगे हमारे साथ मौजूद इनकम टैक्स के तमाम अधिकारी। देखिए पहले ये छोटी रिपोर्ट। टैक्स जिसका नाम सुनते ही टेंशन हो जाती है, न घर में चैन मिलता है, न दफ्तर में सुकून। अफसर हो या कर्मचारी, सभी का दर्द एक जैसा। और बात अगर इनकम टैक्स की हो तो ये टेंशन और बढ़ जाती है। हर साल आम बजट में सरकार से उम्मीद लगाई जाती है कि लोगों को इनकम टैक्स की सीमा में कुछ छूट मिले। कई बार सरकार की तरफ से छूट का दायरा बढ़ाया भी जाता है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स की छूट सीमा से अलग सरकार होम लोन, मकान का किराया, इक्विटी फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे कई खर्चों को भी टैक्स में छूट की कैटेगरी में रखती है। लेकिन जानकारी नहीं होने की वजह से लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। आज हम आपको बताएंगे वो तरीके जिनसे आप टैक्स की टेंशन से तो बचेंगे ही, साथ ही अपना पैसा भी बचा सकेंगे। एग्जामिन कर रहे हैं कि हम किस तरह से ये फैसिलिटी जो है वो एक ऐप डेवलप करके स्मार्टफोन पे भी दे पाएं। इन सब के अलावा भी अगर आप टैक्स भरते हैं तब भी आप ITR भरकर कई सुविधाओं का फायदा ले सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि ITR फाइल करने की पेचीदगियों को देखते हुए बहुत से लोग इसे भरने से कतराते हैं। इन्हीं सब दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार ने 24 अगस्त से 31 अगस्त तक ITR शिविर लगाया है, जिसमें लोगों को ITR भरने के तरीके और इसके फायदे बताए जा रहे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न के लिए काफी सुविधाएं भी हैं और अगर आपको दिक्कत आती है, आप ऑनलाइन नहीं भर पाते हैं, तो इस तरह के कुछ फॉर्म भी हैं जिनको आप फिल कर सकते हैं और अपना यहाँ पे एक्नॉलेज फॉर्म में सबमिट कर सकते हैं। वो काफी फायदेमंद होगा। यहाँ पे करीब 8 दिनों तक ये कैंप चलाने की बात हो रही है। ये शिविर जो है करीब 8 दिन तक चलता रहेगा। वित्त मंत्रालय ने इस साल से ITR फॉर्म भरना आसान कर दिया है। अब तक 14 पेज का आयकर फॉर्म हुआ करता था, जिसे घटाकर 3 पेज का कर दिया गया है। ऑनलाइन भी ITR भरा जा सकता है। incometaxindia.gov.in उसमें फाइल करके आप फाइल कर सकते हैं और अपना पासवर्ड बनाएं। नए हैं तो पासवर्ड बनाना पड़ेगा, लिंक आएगा, आधार से लिंक कर दीजिए और आपका वहाँ पे आपकी ITR भी फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कैसे बचें टैक्स की टेंशन से। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो सबसे पहले टेंशन इस बात की होती है कि अगर आपके पास टैक्स ज्यादा बनता दिखाई देता है तो बचत करने की कोशिश होती है और उसके बाद टैक्स भरने में इतनी दिक्कत समझ में आती है कि शायद एक मनोवैज्ञानिक दबाव कहीं ज्यादा आपके ऊपर आ जाता है। आइए बात करते हैं। हमारे साथ SR सेनापति जी मौजूद हैं, रोहित झा साहब, नंदिता जी और साथ साथ संजीव कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सेनापति जी, सबसे पहला सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। अगर आप अमेरिका की बात करें तो वहां पर ज्यादातर नागरिक खुद ही अपना टैक्स भरते हैं। मैं कुछ सालों तक वहां पे खुद ही टैक्स भर चुका हूं। ऑनलाइन सिस्टम होता था, बड़ा आसान, सारी चीजें प्रिस्क्राइब, आपको तमाम एक तरह से प्रॉम्प्ट मिलता दिखाई देता था। लेकिन हिंदुस्तान में टैक्स के नाम से पसीने छूट जाते हैं। CA के दफ्तर के चक्कर काटते काटते हमारे तलवे घिस जाते हैं। तो इससे कैसे बचा जाए? क्या रास्ता है इसका? नहीं, ये बात तो सही है, बट हम लोग का अभी जो डेवलपिंग कंट्रीज है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट काफी हो गया है और रिटर्न भरना बहुत आसानी हो गया है। आप ऑनलाइन में भी भर सकते हैं। जो 5 लाख से नीचे जो रिटर्न भरना चाहेगा वो भी ऑफलाइन में जाके कॉपी वहां पे सबमिट कर सकता है ऑफिस में जी। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और जो ऑनलाइन में जो भरेंगे उन्हीं के लिए सिस्टम भी काफी ये हो गया, सरल हो गया है, तो आप आराम से भर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन एक बड़ी दिक्कत होती है नंदिता जी, इंटरनेट कनेक्शन कई जगहों पर बहुत सुचारू नहीं मिलता, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी ठीक से होती नहीं है और जैसे ही बहुत ज्यादा एक साथ लोग लॉगिन कर लेते हैं तो उसके बाद सिस्टम हैंग होना, तमाम दिक्कतें। इससे कोई रास्ता है बचने का? इसका मैं ये सुझाव दूंगी कि लास्ट डे के लिए वेट नहीं करें,
क्योंकि आपको जो डेडलाइन है वो पहले से ही पता रहती है जी। तो कोशिश करें कि उसके पहले ही फाइल करने की अपने रिटर्न कोशिश करें, क्योंकि अब मान लीजिए आपको कोई टेक्निकल डिफिकल्टी उस समय आती है तो आपको थोड़ा टाइम आगे और है, जैसे कि आपने कहा ट्रैफिक बहुत रहता है जी। या फिर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, तो हो सकता है 1-2 एफर्ट्स करके आप उसको मैनेज कर लें। तो उसके लिए मैं कहूँगी उन लोगों को कि वो लास्ट डे के लिए वेट नहीं करें, कोशिश करें उसको थोड़ा पहले से ऑनलाइन करने की, क्योंकि ऑनलाइन फैसिलिटी है बहुत सिंपल, ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसमें। अगर कनेक्टिविटी का इशू है तो हो सकता है आपको 2-3 बार एफर्ट्स करना पड़े, पर बड़े शहरों में ये इशू कम आता है। क्या ये सुविधा है कि आप फॉर्म को ऑफलाइन भर सकते हैं डाउनलोड करके और उसके बाद उसे अपलोड करें? क्योंकि वो ज्यादा बेहतर तरीका होता है कई बार करने नहीं, का। उसमें क्या है कि आपको ऑनलाइन भी जाकर के आपको वो सुविधा है कि आप फॉर्म डाउनलोड करें और उस फॉर्म को फिर आप जितनी अपनी सुविधा से भर सकते हैं भर करके उस डॉक्यूमेंट को सेव कर लें। फिर जब आप दोबारा एक्सेस करें, मान लीजिए कनेक्टिविटी फिर आ जाती है, तो फिर आप उसको वहीं से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और फाइनली जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाए तो फिर आप सबमिट बटन दबा करके उसको सबमिट कर एंटर कर सकते सकते हैं। लेकिन रोहित जी, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि ऑप्शंस क्या क्या इस्तेमाल करें। अगर मैं अभी ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, पेपर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते। बहुत सारे लोगों के पास आधार को जोड़ने के नाम पर ज्यादा संशय रहता है कि क्या उसके बाद हमारा और क्या क्या जुड़ जाएगा। हमारे यहाँ भ्रांतियां अलग अलग तरीके की होती है ना, तो आधार जोड़ेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बैंक अकाउंट के डिटेल्स देना अब मैंडेटरी है कि आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट खाते हैं सब आप दें। उसे लेकर भी लोगों के दिमाग में बड़ी दिक्कत है, लोगों को ऐसा लगता है व्हाइट ब्लैक और पता नहीं क्या तमाम तरह की बातें। तो इससे कैसे दूर क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आपके एंड पे सब कुछ फेयर है तो यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ इनकम टैक्स, बिकॉज यहाँ से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता है इट इज फॉर योर वेलफेयर, सारे फॉर एवरी वन ऑफ अस जी। तो एंड ऑल ऑफ अस हु आर वर्किंग इन डिपार्टमेंट, जो हम में से जो भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, हम लोग का इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग इन चीजों को फैसिलिटेट करें जी। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम एवरीवन इज अप्रोचेबल, तो देर इज नो पॉइंट टू बी अफ्रेड ऑफ। जहां तक रिटर्न फाइल करने की वजह से आधार की आपने बात की, तो आधार इज ऑप्शनल, देर इज नो, जैसे आपके पास एक, जैसे आप रिटर्न के लिए पेज लॉगिन करते हैं, एक विंडो खुल के आता है जहां पे लिखा रहता है कि आप अपना आधार का डिटेल भरिए, एंड देयर ऑल्सो दे आस्क यू टू रिमाइंड लेटर, देर इज एन ऑप्शन की रिमाइंड लेटर, तो यू कैन क्लिक दैट रिमाइंड लेटर। तो देर इज नथिंग लाइक मैंडेटरी कि आपको ऐसा करना ही करना है। एंड आधार जो बेसिकली आधार लाया जा रहा है, आधार का इज टू फैसिलिटेट फर्दर, मतलब जो आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं उससे जो इशू रिलेटेड है, जैसे आधार में आपका फोन नंबर होता है, बहुत बार आप ग्रीवांस डालते हैं इनकम टैक्स में रेक्टिफिकेशन के लिए, लेकिन फोन नंबर आपका नहीं होता है, तो बाय अगर आधार से वो लिंक हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका फोन नंबर वहां आ जाएगा। तो दिस इज फॉर योर फैसिलिटेटिंग बेटर इंटरेक्शन विद द डिपार्टमेंट। इसमें कहीं से कोई डरने जैसी बात नहीं है। जहां तक आपने बैंक अकाउंट्स की बात, टैक्स के नाम से तो लोगों की धड़कन ऐसे ही बढ़ जाती है। क्या कीजिएगा, ये शायद ऐसा एक ड्रैकुला डिपार्टमेंट बना हुआ है। और मैं आता हूं आपके पास, संजीव जी भाई, ये जो धड़कने वाली बात है, इसी को लेकर जरा पहले बात कर लें। ये मानसिकता एक बन गई, एक हवा बन गया है। टैक्स भरना लोगों के लिए, जो लोग बहुत भरना भी चाहते हैं, आसानी से करना चाहते हैं, उन्हें भी लगता है कि किसी तरीके से बच जाएं ताकि कहीं से कोई पकड़ न ले। तो ये इस मानसिकता से कैसे आदमी को बाहर निकाला जाए? किसी को भी, आप जनमानस की बात करें, जैसे आप बोलते होंगे कि आप इनकम टैक्स के विभाग में काम करते हैं, आधे लोग तो ऐसे ही उठ के खड़े हो जाते होंगे। जी, हमें ये जो वर्तमान में अब काफी चेंजेस आ रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सोचना चाहिए, क्योंकि अब जैसे पहले होता था अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब काफी जितना सरकार कस्टमर फ्रेंडली गवर्नेंस दे रही है, तो इसको ध्यान में रखते हुए लोगों को, जनता को नहीं डरना चाहिए इनकम टैक्स से, क्योंकि अब काफी इनकम टैक्स पेयर फ्रेंडली हो रही है। आइए जरा कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं आपको दिखाते हैं ताकि आपको भी समझ में आएगा कि दरअसल लोग किस तरीके से, एक जिसे हिंदी में शब्द कहते हैं हदस्ते दिखाई देते हैं। लगता है जैसे कि पता नहीं क्या बहुत बड़ा बोझ सर पे है। आइए पहले जरा प्रतिक्रियाएं दिखाएं। उसमें जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं उनको कुछ अलग क्राइटेरिया में रखना चाहिए, जिससे कि और इनकम टैक्स बढ़ के दायरे में लोग आ सके। अभी तो बहुत से लोग अपना इनकम टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, क्योंकि कुछ उनको उसके भरने से कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो कुछ न कुछ सुविधा उनको अलग से मुहैया करानी चाहिए। तो टैक्स तो जो भी बिजनेसमैन हैं या जो उसके अंतर्गत आते हैं सभी को टैक्स पे करना चाहिए, और टैक्स लोग पे भी कर रहे हैं, मगर
इसमें इतनी दुश्वारियां बढ़ती गई है, जो जो नई नई गवर्नमेंट आ रही है उसमें दुश्वारियां बढ़ाती जा रही है, दुश्वारियां घट नहीं रही है, चाहे वो लिखा पढ़ी का हो, चाहे वो किसी मसले का हो। एक तो टैक्स की प्रक्रिया बहुत कठिन इन लोगों ने बना के रखी हुई है, इजी तो है नहीं, और बहुत से गरीब गुबे हैं जिनके टीडीएस काट लिए जाते हैं अनावश्यक, जिनका नहीं भी है, लिख के भरने पर भी जो है बैंक में काम नहीं होते, कई ढंग से बिना सूचना दिए ही काट देते हैं वो लोग कि आपका पैसा नहीं है, फॉर्म नहीं भरा आपने। जिस लेवल पे हमने टैक्स भी बढ़ा है, मतलब जिस लेवल पे टैक्स हम पहले देते थे और जिस लेवल पे टैक्स हम अभी दे रहे हैं, उससे निश्चित तौर पे अपेक्षाएं भी उतनी ज्यादा बढ़ गई हैं गवर्नमेंट से। तो लोगों को अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट को लेकर लोगों के दिमाग में बातें हैं। सेनापति जी, अब जैसे सैलरीड आदमी जिसके पास सिर्फ नौकरी है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए फॉर्म 16 है और उस हिसाब से अपनी चीजें भर देता है। कहां कहां बचत हो सकती है, इसकी जानकारी लोगों को बड़ी कम होती है। इसके साथ साथ कैसे कहां टैक्स का फायदा मिल सकता है, उसकी जानकारी भी कम होती है। तो क्या ये वेबसाइट्स पर या तमाम अन्य जगहों पर ये सारी चीजें उपलब्ध हैं? आप देखिए, मैं आपको दो मतलब वेबसाइट बता रहा हूँ। एक तो है कि www.incometaxindia.gov.in, दूसरा ई फाइलिंग का लिंक्ड साइट भी है जी, प्लस उसका बाद भी UTI-ISL का साइट है और NSDL साइट है, जो टैक्स के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन देते हैं और टैक्स भी कैसे बचत करेंगे उसका बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं। क्या क्या डिडक्शन आपको मिलेगा, ATC, ATCC, ATCCD, ATD, जैसे कोई मेडिकल का है, मेडिकल डिसेबिलिटी का है, कि सेविंग्स अकाउंट का, इंटरेस्ट का है, वो बहुत सारा डिडक्शंस है उसमें, तो उसमें सारी प्रावधान मिल जाते हैं जी। रोहित जी, ये जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, हम सब लोग आमतौर पे बैंक में पैसा छोड़ देते हैं, उसका जो इंटरेस्ट अक्रू करता है उसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है कि उसको भी बताना पड़ता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें जो हम मिस कर जाते हैं आमतौर पर, अगर आप खुद ये सब करना शुरू करें, उसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये सब कौन कौन सी छोटी बारीक चीजें हैं जो आपको मुसीबत में डाल सकती हैं, या जिसको जानकारी अगर दे दें तो बहुत ज्यादा टैक्स का बोझ पड़ता नहीं है आपके ऊपर। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं इस मुसीबत वर्ड से थोड़ा सा रिफ्रेन करना चाहूंगा। एज वेल देयर इज नो मुसीबत, रीजन बीइंग कि मैं यहाँ पर आम आदमी की बात आपके सामने रख रहा हूँ, आपके लिए नहीं है थोड़ा सा, लेकिन अगर आज हमारे न्यूज रूम में आप चले जाएं तो अभी 31 तारीख के नाम से यहाँ हर कोई डरा हुआ है। वो ट्रेनी भी जिसकी तनख्वाह 18,000, वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप एक बार रिटर्न फाइल भी कर देते हैं, उसके बाद भी बहुत सारे एवेन्यूज आपके पास अवेलेबल होते हैं, जहाँ पे जो थोड़ा बहुत आपसे भूल चूक हुई होगी तो यू कैन अप्रोच डिपार्टमेंट में, आप जाके अप्रोच कर सकते हैं और वहां अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। जैसे कि आपने इंटरेस्ट की बात की है, तो आजकल ऐसा होता है कि बैंक आपका उस पर TDS काट लेता है। इंटरेस्ट इनकम इज बेसिकली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जिसपे बैंक आपका TDS काट लेता है, और वो TDS ऑटोमेटिकली बैंक जो है आपका ट्रेसेस में जमा होता है, और वो ऑटोमेटिकली आप जब रिटर्न फाइल करते रहते हैं ऑनलाइन, तो आपके उसमें अकाउंट में दैट क्रेडिट इज ऑलरेडी बीइंग शोन टू यू। ऑटोमेटिकली वो क्रेडिट आपको दिखाता है कि इतना आपके नाम से TDS कटा हुआ है जी। अब जब आप वो देखेंगे कि आपके नाम का इतना TDS आपको क्रेडिट मिल रहा है, तो दैट शुड क्लिक इनटू योर माइंड कि TDS आया कहां से। आपका बैंक का वो नंबर, नाम लिखा हुआ रहता है, तो आप देखेंगे कि मुझे इस पूरे पर्टिकुलर ईयर में कितना इंटरेस्ट मिला है, यू विल एड अप दैट, और वो आप अपने इनकम में दिखाएंगे, और कॉरस्पॉन्डिंग जो TDS है वो ऑटोमेटिकली आपको दिखाएगा। तो बैंक इज नॉट अ बिग डील, क्योंकि पहली बार ऐसा कहा गया है कि बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए, तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, बट दिस इज ऑल टू फैसिलिटेट इन अ बेटर वे, ताकि आपको पता हो कि आपके बैंक अकाउंट में एक्चुअली है क्या। बहुत सारे डोरमेंट अकाउंट्स होते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। इसके अलावा और बहुत सारे, जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसपे जो है लोगों को ध्यान देना चाहिए, और अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी समस्याएं काफी आसान हो जाएंगी। जैसे आपको डिडक्शंस, जैसे फॉर्म 16 जो आपको इशू होता है, तो फॉर्म 16 बेसिकली आप अगर अपने शुरू में ही आप जो आपका एम्प्लॉयर है उसको जाकर आप बता दिए कि मैं ATC का जो डिडक्शन है, जो मैं LIC में इतना रुपया जमा कर रहा हूँ, या मैं ATG में किसी फंड में इतना रुपया जमा कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली जब वो फॉर्म 16 इशू करेगा तो उसमें सारे डिडक्शंस माइनस करके जो नेट अमाउंट आपका पेएबल होगा वो आपको बताएगा। तो आपका लाइफ काफी, मतलब इट विल बिकम वेरी इजियर फॉर यू टू फाइल द रिटर्न, प्रोवाइडेड दैट यू गिव ऑल द इन्फॉर्मेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन पहले दे दें, अपने एम्प्लॉयर को पहले ही दे दें जी। अपने जो आपका अकाउंट डिपार्टमेंट जहां आप काम कर रहे हो, एक बंदा होता है, एक आदमी होता है जो कि आपका फॉर्म 16 बनाता है, तो उसको अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो वो आपका काम काफी आसान कर देगा। जैसे मैं, दो आई हैव जॉइंड इनकम टैक्स रिसेंटली, बट मैं पिछले 6-7 साल से रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, जिसमें 3-4 साल मैं
I have filed online or without any assistance from anyone. वो मैथमेटिक्स के नंबर्स देख के ना बहुत सारे लोगों के दिमाग अपने आप बंद हो जाते हैं। नंदा जी ये सवाल जी। I would just like to add कि इसमें जो फॉर्म 16 होता है उसको बिल्कुल रूटीन वे में नहीं लें, उसमें अपना भी थोड़ा एफर्ट करें ताकि आपकी जो डिटेल्स फॉर्म 16 में आपका पैन रहता है, तो आप जब अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो वो पैन लिंक्ड ही होती है सारी डेटा उसमें, तो अगर आपने सही डिटेल्स दी हैं तो वो ऑटोमेटिकली शो कर जाएंगी और आपको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो आपके डिडक्टर ने, जो आपका अकाउंट्स ऑफिस है वो पहले ही आपको दे चुका है, तो इनकम टैक्स उसमें आएगा ही नहीं पिक्चर में। वो जो एज पर लॉ है वो आपको ऑटोमेटिकली दे देगा, तो आपको इसके लिए भाग दौड़ करने की या कोई इस तरह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे पहले कि हम यहाँ पर कुछ देर के लिए ब्रेक लें, एक और चीज जो लोगों के लिए आज दुविधा का विषय बनी हुई, खास करके उन परिवारों में जहां पर डुअल इनकम की बात है या आप फैसिलिटी के लिए आप अपनी वाइफ का नाम भी अपने अकाउंट में जोड़ देते हैं या वाइफ हस्बैंड का नाम अपने अकाउंट में जोड़ देती हैं, तो अब जो फॉर्म भरा जाना है ITR, उसमें जॉइंट अकाउंट का डिक्लेरेशन किसके नाम पर जाएगा या दोनों के अकाउंट में जाएगा? ये एक्चुअली एज फार एज बैंक्स आर कंसर्न वो हमेशा एक प्राइमरी अकाउंट होल्डर होता है, एक सेकेंडरी होता है। तो अगर आप प्राइमरी अकाउंट होल्डर हैं उस जॉइंट अकाउंट के, तो वो आपके रिटर्न में डिक्लेयर किया जाएगा। सेकेंडरी अकाउंट होल्डर को उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए, ये बहुत बड़ी जानकारी आपने दी, क्योंकि इस बात की दुविधा थी कि क्या वाकई में दोनों का नाम आप कर भी दोनों डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी अकाउंट होल्डर विल बी द मेन पर्सन जिसके रिटर्न में वो अकाउंट आना चाहिए। बिल्कुल, हम यहाँ पर रुक रहे हैं बस कुछ ही देर के लिए, बने रहिए हमारे साथ। उसके बाद अगर गलती से आपके पास कुछ और पैसे कहीं से आ रहे हैं अन्य सोर्सेज से, जैसे मान लीजिए कि आपने मकान रेंट पे दिया हुआ है और अगर आपके पास रेंट इनकम आ रहा है, आपने शेयर्स खरीदे हैं और आपने इसे बेचा है, तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टैक्स की बात उसमें दिखाई देती है। डिविडेंड इनकम को आप कहां जोड़ेंगे, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, बन रही हमारे साथ। तो आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं वो तमाम तरीके जिसके जरिए आप इनकम टैक्स की पूरी प्रक्रिया को न सिर्फ बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, बल्कि आसानी से अपना टैक्स भरकर अपने जीवन को बहुत ही सुनिश्चित और आसान बना सकते हैं। सेनापति जी, रेंट इनकम को आप कहां जोड़ेंगे? क्योंकि कुछ लोग जहां पर आपके पास रेंट इनकम आता है, पहले तो लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादातर इनकम दिखाई न जाए, और अगर दिखाई गई तो उसका टैक्सेशन किस तरीके से किया जाए, क्योंकि जो आदमी आपका घर रेंट पर ले रहा है वो आपका पैन कार्ड सबमिट कर रहा है, तो उसे बचाने का तो कोई रास्ता बचता नहीं है। रेंटल इनकम तो आपको तो शो तो करना ही पड़ेगा जी। जैसे कि आपको कुछ रेंट इनकम आपको मिल रहा है, आपको तो शो करना पड़ेगा। बट हम लोग का एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन है, उसको मतलब डिडक्शन मिलेगा, जैसे कि 30% आपको मिल जाएगा मतलब रिपेयर्स का ऊपर, उसका बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन आपको मिल जाएगा, प्लस कोई म्युनिसिपैलिटी टैक्सेस सपोज पेड हुआ है जी, उसका भी मतलब डिडक्शन मतलब ये हो जाएगा, मिल जाएगा। सो इसलिए जितना रेंटल इनकम उसने शो भी करेगा उसमें से डिडक्शन हटा के तब सपोज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल एक्सीड कर जाएगा, तो हो सकता है कि लॉस भी उसने शो कर देगा। वो तो एडवांटेज है आरसीसी के लिए, वो आरसीसी हैज टू शो द रेंटल इनकम इफ ही हैज गिवन ए प्रॉपर्टी ऑन रेंट, दैट इज लॉ जी। और आमतौर पर उसका टैक्सेशन, मान लीजिए कि जैसा आपने बताया कि अगर वो हाउसिंग लोन नहीं है, उस पर लोन फ्री है उसकी प्रॉपर्टी, और उसके बाद उस पर आप रेंट जनरेट कर रहे हैं, तो जो इनकम है वो उसके टैक्स स्लैब के अनुपात में उस पर टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ता है? वो तो सारा इनकम जो ग्रॉस टोटल इनकम है आपका, सैलरी पेंशन आ जाएगा, प्लस ये रेंटल इनकम भी आ जाएगा, जो नेट रेंटल इनकम बनेगा, उसके बाद फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ जाएगा, वो जो टोटल इनकम हो गया उसका पर स्लैब बनेगा। अच्छा नंदा जी, जैसे जो लोग शेयर्स में ट्रेड करते हैं या जिनके शेयर्स और डिविडेंड्स आ रहे हैं, वो अपनी अकाउंटिंग किस तरीके से करें? क्योंकि अगर आप चाह रहे हैं कि चीजें ऑनलाइन हों और लोग खुद ही करते दिखाई दें, तो ये जानकारी भी लोगों के पास होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। इसका आप ये बताएंगे, इन्होंने डिविडेंड इनकम पे एक्सपर्ट हैं ये, आप बताइए। आप ही बता दें इसका क्या किस तरीके से किया जा सकता है। जैसे आपने पूछा कि शेयर्स इनकम जो है, जो आप अर्न कर रहे हैं, उस पर डिविडेंड जो इनकम अर्न कर रहे हैं, तो एक्चुअली जो जिस इनकम पे डिविडेंड आपको मिल रहा है, तो इनकम टैक्स में ऐसा है कि जिस पे डिविडेंड दैट इज एग्जेम्प्टेड,
जिसपे डिविडेंड टैक्स डिविडेंड लग रहा है, जो डिविडेंड टैक्स जो पे किया जाता है, दैट इज नॉट पेड बाय यू, दैट इज पेड बाय द कंपनी जो आपको जो आपके लिए डिविडेंड दे रही है। तो उसके लिए तो आपको बॉदर ही नहीं करना है, लेकिन यू हैव टू हैव एन आइडिया अबाउट कि आपने ट्रांजेक्शंस क्या क्या किए हैं फॉर द इन द, बिकॉज कि आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे इनकम टैक्स का ऐड आता है जिसमें कहता है यू नो वी नो, मतलब दैट बेसिकली इज सेइंग कि आप जो भी कर रहे हो हमें पता होता है, इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट को पता होता है। तो आपके जो भी शेयर ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारा इनकम टैक्स के वेबसाइट पे जो ऑफिसर्स होते हैं उनको इट्स वेरी क्लियर टू देम कि ऐसा है, ये ट्रांजेक्शन आपने किया है। तो इन फ्यूचर अगर आपका फॉर एनी रीजन वो देखते हैं कि आपने डिक्लेयर नहीं किया है या एग्जाम्प्ट इनकम में, तो देयर मे बी सम ट्रबल फॉर यू, दे में सेंड एन इंक्वायरी कि आपने क्या क्यों नहीं डिक्लेयर किया एंड ऑल दैट। सो बेटर आप उसको एग्जाम्प्ट इनकम में डिक्लेयर करें कि यू हैव अर्न दिस मच फ्रॉम डिविडेंड और व्हाटसोएवर, ये आपको डिक्लेयर करना चाहिए। जी आई वुड लाइक टू ऐड कि डिविडेंड इनकम तो एक एस्पेक्ट हो गई आपके शेयर ट्रांजैक्शंस की जो कि एग्जेम्प्ट है, यू हैव टू रिटर्न में आप उसको दिखा करके एग्जेम्प्ट क्लेम भी कर सकते हैं। मेन आता है कि आपने जो ट्रांजैक्शन अदरवाइज किए हैं उस पर आपके कैपिटल गेन की क्या लायबिलिटी आ रही है, शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, तो वो लायबिलिटी आपको अलग से वर्कआउट करके जो भी उस पर स्लैब रेट है वो अलग से लगते हैं, और वो आपको अलग हेड में डिक्लेयर करना होता है, कैपिटल गेन के हेड में डिक्लेयर करना होता है। जी सिनोबता जी, आप कुछ एक्चुअली शेयर्स का केस में क्या होता है ना, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी पेमेंट होता है जो ये होता है, तो उसमें सिर्फ जो कैपिटल गेन्स का जो इशू है वो इशू आपको देखना पड़ेगा कि ये शॉर्ट टर्म का है कि लॉन्ग टर्म का है, तो वो वाला इशू आप उसमें रिटर्न में आपको शो करना पड़ेगा। बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल इससे पहले कि हम इस चर्चा को खत्म करें, संजीव जी, एचआरए को लेकर हर किसी के मन में बड़ी अलग अलग दुविधाएं होती हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आप हाउसिंग लोन का बेनिफिट भी ले लें और एचआरए भी क्लेम कर लें। इसकी कोशिशें आमतौर पर एक सैलरीड आदमी करने की कोशिश करता है क्योंकि इससे जरा टैक्स बचता दिखाई देता है। सबसे पहले तो क्या पेनल्टी हो सकती है अगर इस तरह की चीजें कोई करता है तो, क्योंकि ये गैर कानूनी है, आप ऐसा नहीं कर सकते, और इसे कैसे तालमेल इससे कैसे बैठाया जा सकता है? नहीं, अगर किसी ने हाउस लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा है तो ये, और उसका वो रिबेट मांग रहा है, मुझे डिडक्शन ले रहा है, तो ये गैर कानूनी नहीं है, वो ले सकते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ये दे रखा है कि यदि इंटरेस्ट कोई पे कर रहा है या पेएबल है तभी भी वो रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। चलिए, तो ये जानकारियां काफी स्पष्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस चर्चा में आपने हमें जानकारी दी। तो आपके सामने इनकम टैक्स भरने की कुछ सुविधाएं अभी आपके सामने हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक और ऐसा शो आपके सामने आयोजित करें ताकि कम से कम थोड़ी और जानकारी हो कि बचत आप कैसे कर सकते हैं और खास करके सुविधाएं कितनी आपके सामने हैं। बहुत धन्यवाद आप सबों का। हम